मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक क्लासेस में। और एक क्लासेस के द्वारा YouTube के माध्यम से आपको जो ये वीडियो पहुंचाई जा रही है, और इस सीरीज में हम रीट से संबंधित जो भी संविधान का हमारा जो सिलेबस है, या यूँ कह सकते हैं हमारी राज व्यवस्था का जो भी सिलेबस है, हम उसके अधेर रहते हुए, उस सिलेबस से बाहर ना जाते हुए हम जो भी अध्ययन करेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आज जो हम जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हमारे सामने है, या मैं यूं कहूं कि जो सिलेबस हमारे सामने है, वो एक तो एक हमारे सामने शब्द दिया गया संसद, और संसद से संबंधित हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आज हम बात कर रहे हैं। संसद से संबंधित एक तो हमारे सामने शब्द दिया गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा दूसरा जो शब्द दिया गया है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये दो शब्द हैं। इसके अलावा जो तीसरा शब्द है वो उच्चतम न्यायालय है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि संसद के साथ उच्चतम न्यायालय का क्या संबंध है, मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूं आपको कि जो हमारे संविधान का भाग 5 है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग, जिसमें पूरे के पूरे 100 अनुच्छेद हैं, तो वो जो 100 अनुच्छेद हैं, उन 100 अनुच्छेद में यानी जो भाग 5 है उसके अंदर जो अध्याय दिए गए हैं, तो 5वें भाग के अंदर जो समाविष्ट जो अध्याय है, उन अध्यायों में जो हमारे सिलेबस में है वो है राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। हम जो बात करेंगे इससे संबंधित जितने भी हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो भाग 5 है उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है, उसमें पार्ट तो बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे अध्याय हैं, जो 6 अध्याय हैं। तो उनके अलावा हम जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अलावा जो बाकी चीजें हैं हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हालांकि जहां जहां हमारे काम में आएगा, या जहां जहां इसकी प्रासंगिकता होगी, जहां भी रिलेवेंस होगा, हम उसको जरूर पढ़ते रहेंगे। पर इसके साथ में ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिलेबस से हटकर नहीं चलेंगे, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। संविधान की जो पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान है उसको विस्तार से पढ़ना, या उसके जो पहले के संविधान के निर्माण का जो इतिहास है, या संविधान का जो इतिहास है, वो हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे, सो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सिलेबस की बात करते हैं। मित्रों, अगर सबसे पहले मैं एक बात करूं संसद, तो हमारे संविधान में प्रदत्त संसद के जितने भी उपबंध हैं, उन उपबंधों पे चर्चा करने से पहले मैं संसद शब्द पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु जब आप संसद का अध्ययन करें तो संसद के अध्ययन से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, या आपको एक समझ में आना जरूरी होता है कि संसद आखिर है क्या। पहली बात, हम जब भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, या उद्देशिका जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने एक बात की थी कि हमारा जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। अब प्रतिनिध्यात्मक, इसका शब्द का अर्थ क्या है, या संसद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो कहां से आई है, यानी जो लोकतंत्र है प्रतिनिध्यात्मक है, क्या वो किसी दूसरे प्रकार का भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है और रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र है। वहीं पर कुछ देशों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में क्या फर्क होता है, संसद क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं संसद की शुरुआत की बात करें तो अगर मैं ये कहूं कि संसदीय व्यवस्था की जो नींव है वो कहां से आई है, संसदीय व्यवस्था किसकी देन है, तो एक सीधा सा हमारे सामने एक बात आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसकी हम बात करते हैं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय में फ्रांस के अंदर बर्बन साम्राज्य था, लुई द 16 उस समय शासन कर रहा था।
तो वहां की आम जनता ने, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लुई 16वां जो है वो अपनी जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं था, और इसी को देखते हुए जनता ने क्रांति की। और वहां जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के फलस्वरूप, फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप हमारे सामने एक संसद का रूप उभर करके आया। अब जो संसद का रूप उभर के आया, इस संसद ने बहुत सारे आयाम दिए, बहुत सारे विचार प्रकट किए, और ये जो विचार है वो पूरी दुनिया भर में फैले। ये जो संसदीय व्यवस्था है, ये कह सकते हैं उसकी नींव हम वहां से मानी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि नींव वहां पर रखी गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। आपको सब कुछ चीजें ये सब याद रखनी जरूरी नहीं है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब हुआ, मई 1789 के अंदर, 5 मई या जो भी है, ये तारीख आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक संसद जो शब्द है उसको समझना है कि संसद क्या है। आप आमतौर पे आप समाचार पत्रों में या फिर न्यूज चैनल की जो बहस होती है या वाद विवाद होते हैं, उसमें आपने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये शब्द सुने होंगे। तो लेफ्टिस्ट शब्द के माना क्या है या राइटिस्ट शब्द के मायने क्या हैं, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप जो सबसे पहली फ्रांसीसी जो संसद बैठी थी, तो उसके बारे में देखते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे उसका एक उदाहरण पेश करता हूं। क्या, मान लीजिए ये इस तरफ मुंह करके यहां पर संसद के जो स्पीकर हैं वो बैठे हैं। यानी जैसे अगर हम बात करें कि हमारी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या जो स्पीकर हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, संसद की तरफ मुंह करके बैठते हैं। तो उस समय के अंदर जो स्पीकर है वो यहां पर बैठे थे। और फ्रांस में उस समय में एस्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट और फोर्थ एस्टेट। तो ये जो 4 एस्टेट हुआ करते थे, यानी जो 4 वर्ग हुआ करते थे, तो जो पहला वर्ग था वो धर्माधिकारी या पोप कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ग था उसे हम ये कह सकते हैं कि वो वहां के फ्यूड्स थे या सामंत कह सकते हैं, ये थे। तीसरा जो वर्ग था वो वर्ग जो था वो व्यापारियों का वर्ग था, मर्चेंट्स कह सकते हैं। और जो चौथा वर्ग जो था वो हम कह सकते हैं या यूं भी कह सकते हैं कि वो सर्वहारा वर्ग था या लेबर वर्ग था, ये भी बात कर सकते हैं। तो ये जो 4 वर्ग थे, ये चारों लोग एक साथ बैठे अपने हक की बात करने के लिए 1789 के अंदर। सबसे पहले ये एक संसद के रूप में बैठे और इन्होंने कुछ निर्णय लेने की बात सोची, और इसके लिए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक सक्सेसफुल था या ऐसा ही हुआ और बहुत ही फैसिनेटेड और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था, ये नहीं कह सकता। हालांकि उनमें भी बाद में बहुत सारी जो भी झगड़े हुए, संघर्ष हुए, और 1791 या 1792 तक ये एक बहुत अच्छी संसद का रूप नहीं ले पाया। किंतु एक संसदीय प्रारूप या संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो उस समय ये सब लोग यूं कह सकते हैं इस तरीके से ये मुंह कर करके, अध्यक्ष की तरफ इन सब का मुंह था, और एक गोलाकार जो सिटिंग जो व्यवस्था थी, जो बैठने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के दौरान या व्यवस्था के माध्यम से ये बैठे थे। तो जो लोग स्पीकर के, अध्यक्ष के बाईं तरफ बैठे, स्पीकर के बाईं तरफ बैठे, तो वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाए, और जो लोग दाईं तरफ बैठे वो राइटिस्ट कहलाए। और आज भी यही है, यही सिस्टम है। वो क्यों कहलाए? क्योंकि बाईं तरफ कौन लोग बैठे, बाईं तरफ में थर्ड और फोर्थ एस्टेट बैठे, मतलब यहां पर मर्चेंट्स बैठे। क्यों मर्चेंट्स बैठे? क्योंकि मर्चेंट्स के पास कोई अधिकार नहीं था। लेबर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, वो भी लेफ्ट में बैठा। वो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। मर्चेंट्स व्यापार कर रहे थे, किंतु इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। आर्थिक अधिकार जरूर थे इनके पास, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं थे। लेबर जो था, उनके पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं थे, उनके पास किसी भी तरीके के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। लेकिन जो दाईं तरफ बैठे थे वो पॉप और फ्यूड बैठे। तो पॉप और जो सामंत है, जो फ्यूडल्स है, वो दाईं तरफ बैठे, तो उन्हें राइटिस्ट कहा गया। धीरे धीरे पॉप खत्म हो गया। धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की थी कि राज्य जो है वो धर्म से बिल्कुल भी अडेर नहीं रहेगा। राज्य का धर्म से अलग होना ही पंथ निरपेक्षता है। पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा हम पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं। सो पॉप तो अलग हो गए और फ्यूड्स धीरे धीरे खत्म हो गए। अब 2 वर्ग बचते हैं,
लेबर और मर्चेंट्स। तो ये जो मर्चेंट्स है वो इस तरफ जाकर के अब ये राइटिस्ट में बैठ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि मर्चेंट्स जिनके पास आर्थिक अधिकार तो थे किंतु इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, किंतु इस संसदीय व्यवस्था के माध्यम से इन्हें राजनीतिक अधिकार भी मिल गए। तो इस तरफ बैठे हैं राइटिस्ट और इस तरफ बैठे हैं लेफ्टिस्ट। मित्रों, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट एकदम एक सही रेखा और एक यूं कह सकते हैं सुस्पष्ट रेखा दोनों के बीच में खींचनी बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि मशक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप नहीं खींच सकते हैं, किंतु फिर भी एक बार इनका हम देख लेते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं या किस तरीके से व्यवस्था होती है। लेफ्टिस्ट की बात करें तो अगर हम एक चार्ट बनाएं जिसमें यहां पे स्पीकर है और स्पीकर के लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं या कौन सी पार्टियां जो हैं या कौन से दल हैं जिनको हम लेफ्टिस्ट कह सकते हैं या राइटिस्ट कह सकते हैं, इनके बीच में देखिए सबसे सेंटर के अंदर अगर हम बात करें तो ये लोग होते हैं सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट, मैं एक उदाहरण दूं सेंट्रिस्ट का। जैसे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है, ये कैसे सामान्य शब्दों में हम लोग कांग्रेस पार्टी कह देते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप में क्या है, सेंट्रिस्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी एक विचारधारा के साथ नहीं बंधी हुई है। अगर हम बात करूं यूएसए की तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो किसी एक दल से या ये किसी एक विचारधारा से नहीं बंधे हुए हैं। तो कांग्रेस को या डेमोक्रेट्स को हम इसमें रख सकते हैं। कांग्रेस डेमोक्रेट्स है, इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव पार्टी है हम उसको भी इसमें लग सकते हैं। तो ये सेंट्रिस्ट कहलाते हैं। इसके ये साइड में राइटिस्ट और ये साइड के अंदर लेफ्टिस्ट होते हैं। अब सबसे पहले मैं वर्गीकरण करूं एक्सट्रीम का। अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूं यानी चरम दक्षिणपंथी या फिर चरम वामपंथी या लेफ्टिस्ट की बात करूं तो ये लोग संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब ये लोग हथियार के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं या अपने हकों को मनवाना चाहते हैं। अगर मैं इस तरफ में बात करूं चरम जो वामपंथी है या जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है तो जैसे कह सकते हैं नक्सलाइट्स, जो नक्सलवादी है तो वो क्या करते हैं, मजदूरों के या लेबर वर्ग के या लेफ्ट विंग के जो लोग हैं उनके हकों की बात करते हैं, लेकिन वो सत्ता जो हथियाना चाहते हैं वो हथियार के माध्यम से हथियाना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर एक्सट्रीम राइटिस्ट की बात करें, चरम दक्षिणपंथियों की बात करें तो वो भी हथियार के माध्यम से ही सत्ता हथियाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं जैसे रणवीर सेना, तो रणवीर सेना है, जैश ए मोहम्मद है या इस तरीके के तालिबान है या जो भी संगठन है, तो ये जो लिट्टे कह सकते हैं ये सारे के सारे संगठन क्या है, ये चरम दक्षिणपंथी हैं। ये सत्ता मतलब ये लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास नहीं करते हैं, सत्ता हथियाने के लिए हथियारों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक होते हैं राइटिस्ट, दूसरे लेफ्टिस्ट। तो जो लेफ्टिस्ट है या जो राइटिस्ट है वो उग्र भाषणों के माध्यम से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास तो नहीं करते हैं किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था से बने रहना चाहते हैं। अक्सर ये लोग क्या है कि चुनाव में भाग बहुत कम लेते हैं या चुनाव में भाग तो लेते हैं किंतु ये किसी दूसरी पार्टी को सहारा देते हैं, किसी दूसरी पार्टी को साथ देते हैं। कई बार ये चुनाव भी लड़ते हैं। भारत की अगर बात करूं तो लेफ्टिस्ट की बात करें तो जो सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, या सीपीआई है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है, लेफ्टिस्ट कह सकते हैं इन्हें, वामपंथी पार्टियां कह सकते हैं। दक्षिणपंथियों में अगर हम बात करें, हिंदू महासभा है तो हिंदू महासभा अपने आप में एक दक्षिणपंथी विचारधारा की एक पार्टी है। इस तरीके से बहुत सारे दल हैं, इनको हम क्या है, जैसे किसी समय के अंदर सिमी हुआ करता था, अभी तो सिमी क्या है एक्सट्रीम राइटिस्ट के अंदर चला गया है, लेकिन कभी किसी समय सिमी भी एक राइटिस्ट पार्टी का भाग था। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी संगठन हो सकते हैं जो क्या है राइटिस्ट हो सकते हैं। सेंट्रिस्ट में मैंने बात की थी कांग्रेस की, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का भी हम बात करें तो वो भी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। और अमेरिका की बात करें तो डेमोक्रेट्स हैं, इंग्लैंड की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी है। इसके अलावा यहां पे एक और वर्गीकरण है, ये सेंट्रिस्ट का वर्गीकरण है, लेकिन ये राइट टू सेंटर, इन्हें कहा जाएगा राइट टू सेंटर, और इन्हें कहा जाएगा लेफ्ट टू सेंटर।
ये जो शब्द है इनके माना क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां है। और अक्सर ये लोग क्या है हाइलाइट्स में रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सत्ता में भी रहते हैं ऐसे लोग। तो ये कौन कौन सी पार्टियां हो सकती है जो मजदूर वर्ग के हितों की बात करते हैं, किंतु साथ ही साथ वो सेंट्रिस्ट विचारधारा भी रखते हैं। ऐसी पार्टियों को लेफ्ट टू सेंटर कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं बीएसपी, एसपी समता पार्टी, इनेलो, INLD जी कह सकते हैं। तो इस तरीके के पार्टियां जो है वो किसान या मजदूर या जो वंचित वर्ग है उनके हितों की बात करते हैं। राइट टू सेंटर की बात करें तो ये कुछ हद तक जो है बर्जोसिस की बात कर सकते हैं, या जो बुर्जुआ वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, उनके हितों की बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हम राइट टू सेंटर कह सकते हैं। इस तरीके की पार्टियां होती है। मित्रों एक और बहुत ही अच्छी बात यह भी है, अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट देखें, बैठक व्यवस्था देखें, हमारी लोकसभा की बैठक व्यवस्था देखें, तो आप ये पाएंगे कि 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक और 2019 से अब तक जो 17वीं लोकसभा है, ये जो दोनों की जो बैठक व्यवस्था है ये ठीक इसी तरीके से है। बीजेपी ये साइड में बैठी है और बाकी जो लेफ्ट टू सेंटर वाली जो है वो सारी की सारी पार्टियां इस तरीके से बैठी। हमारी बैठक व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही है। ये बात हमने की थी संसद में, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कौन हो सकते हैं, लेफ्ट टू सेंटर कौन हो सकता है, राइट टू सेंटर कौन हो सकता है, या सेंट्रिस्ट कौन कौन सी पार्टियां हो सकती है। हमने ये बात की थी। परीक्षा की दृष्टि से मैं नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु आपको इस चीज का एक नॉलेज होना चाहिए, आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ये बात हमने संसदीय व्यवस्था के बारे में किया। संसदीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो फ्रांसीसी क्रांति से होती है। एक तो हमने बात ये कर ली है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं, हमारी संसद की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो संसद है उसका जो ब्यौरा है वो भाग 5 में दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर, और ये सबसे बड़ा 100 अनुच्छेदों वाला भाग है। इसके अंदर जो भी अध्याय है हम उनको देखेंगे। हमारे लिए कौन कौन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो पहला अध्याय है वो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद संख्या 52 से 62 तक। अनुच्छेद संख्या 51 तक हम पहले बात कर चुके हैं। अनुच्छेद संख्या 51 के अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 51 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और उनकी हम बात कर चुके हैं। अब अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर के 62 तक हम बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। उसके बाद में उपराष्ट्रपति आ जाता है। कुछ राष्ट्रपति की कुछ शक्ति है आर्टिकल 72 के अंदर, 73 के अंदर संसद की कुछ शक्ति है, उनको भी हम आगे बात करेंगे। किंतु उपराष्ट्रपति हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उपराष्ट्रपति को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां पर राज्यसभा की बात आएगी तो हम उपराष्ट्रपति को जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी संसद की बात आती है। हमारी जो संसद है या संसद के साथ में जो हमारे लिए सिलेबस में जो शब्द दिया गया है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 से लेकर के 123 तक, 74 से लेकर 123 तक सभी के सभी, यहां कह सकते हैं संसद है, चाहे मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, उससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी है, उन सब का जिक्र यहां पे आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद संख्या 124 से अगले 24 तक याद रखना है आपको कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो अपेक्स कोर्ट है वो कहां पर दिया गया है, अनुच्छेद संख्या 124 से अगले 24 तक, यानी अनुच्छेद संख्या 147 तक ये दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। उसके बाद में 148, 149, 150 और 151 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि ये जो 4 अनुच्छेद है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल के लिए है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए ये जो 4 शब्द जो है, 4 जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। हम इन चारों अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारी संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग कैसे है? कैग हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है, हमारी संसदीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा कैसे है, हम जरूर पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में अलग से ये नहीं दिया गया, फिर भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये बात करें। अब अगर हम अपनी संसद की बात करें तो हमारी संसद, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी संसद के जो भी सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनके बारे में बात करें, या जो अंग है वो 74 से ही शुरू होते हैं। यहां पर आपको अनुच्छेद जो याद रखने हैं वो अनुच्छेद 79, 80, 81 SRL, बिल्कुल सरल, मतलब स से संसद और र से राज्यसभा और
ल से लोकसभा। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। ये भी है, यहां संसद की शुरुआत होती है। तो मित्रों, संसद के बारे में बात करने से पहले, राष्ट्रपति के बारे में बात करने से पहले, या हमारे उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा संसद को समझ लेते हैं। हमारी जो संसद है उसका प्रारूप कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे आप मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा। हमारी जो संसद है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। बिल्कुल, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते होंगे। हमने अपनी संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली है। जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ये जो 2 सदन है संसदीय व्यवस्था के, इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था की, ठीक उसी तरीके से ही हमने क्या किया है? संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया। हमारे यहां भी लोकसभा इसी तरीके से, हमारी जो संसद है उसको हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन 2 सदनों में बंटी हुई है। ये ठीक इंग्लैंड की संसद के सदृश है, इसके बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जहां पर इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो लोग बैठते हैं जो महारानी या सम्राट के वंशानुगत पदाधिकारी हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं, वो सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं। हमारी संसद जो है उसके अंदर लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आने वाले जो सदस्य हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। यानी हमारी संसद में जो कोई भी सांसद लोकसभा में बैठता है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आता है। मैं यहां पर उन 2 सदस्यों की बात नहीं कर रहा जो मनोनीत होते हैं, किंतु राज्यसभा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ना होकर के वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं किंतु राज्य के लोगों के द्वारा, राज्य की जनसंख्या के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि वो उनके स्थानीय प्रतिनिधियों का, यानी ये कह सकते हैं कि जो एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधायक है, उन विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के जो आते हैं उन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य ये निर्वाचित होते हैं। इनमें कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं संसद की। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, ये बिल्कुल इंग्लैंड के संसद के सदृश है, इंग्लैंड के संसद की तरह ही दिखते हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या हमारी लोकसभा या राज्यसभा ठीक ऐसी ही है जैसी हमारी स्वतंत्र भारत में, या यूं कह सकते हैं गणतंत्र भारत के समय थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लोकसभा का नाम लोकसभा गणतंत्र भारत के समय से नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 1951 में चुनाव हुए, 1952 में राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ, यानी वहां से उसके सत्र जो शुरू हुए, तब इसका नाम लोकसभा या राज्यसभा नहीं था। 1954 में इनका नाम परिवर्तित करके लोकसभा और राज्यसभा किया गया। तो ये जो 2 सदन हैं, इन दोनों में और इंग्लैंड के 2 सदनों में बहुत फर्क है। हालांकि संसदीय व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली है। एक तो बात आपको ध्यान में रखनी है ये कि लोकसभा और राज्यसभा 26 जनवरी 1950 या पहली लोकसभा या पहली राज्यसभा के तारीख से या उसके शुरुआत होने के समय इसका नाम लोकसभा नहीं था, राज्यसभा नहीं था। ये जब हम आगे बात करेंगे तब इसके बारे में और विस्तार से बात कर लेंगे। उसके बाद हमारी संसद में 2 सदनों के अलावा इसमें अगर हम अंगों की बात करें तो हमारी संसद के जो 3 अंग हैं, जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ एक और पदाधिकारी, एक और बहुत बड़ा ऑफिस, महान ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं, वो राष्ट्रपति हैं। हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि इन तीनों के बिना हमारी संसद कंप्लीट नहीं हो सकती। सीधे शब्दों में बात करें, संसद का काम विधेयन, संसद का काम क्या है? विधेयक बनाना,
कानून बनाना सीधे शब्दों में, और कानून की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, बनाने की जो प्रक्रिया है, वो इन तीनों अंगों के बिना पूरी नहीं हो सकती। अर्थात कोई भी एक कानून बनाने के लिए इन दोनों सदनों के द्वारा वो पारित होना जरूरी है, और अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने या उस पर साइन होने जरूरी है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था का गुण है। एक बात हमने ये की है। अब अगर हम बात करें हमारी संसद जो है, तो संसद वर्तमान में कैसी है? हमारी संसद, जिसको हम संसद भवन कहते हैं, ठीक है, ल्यूटियंस की दिल्ली कहते हैं जैसे, तो ये संसद का जो प्रारूप है, मैं यहाँ पे विस्टा की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल विस्टा की बात नहीं कर रहा, एक सेंट्रल विस्टा है। आप इसके बारे में YouTube से या भी आप गूगल से आप और ज्यादा गूगलिंग करके और इसके बारे में जान सकते हैं। सेंट्रल विस्टा हमारी भावी संसद कह सकता हूं, भावी संसद भवन कह सकता हूं। तो हमारी जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय हाल और पुस्तकालय, वर्तमान में ये कुछ इस तरीके से है। ये इसका प्रारूप कुछ ऐसा है, किंतु आगे सेंट्रल विस्टा है, वो कैसे बनने जा रहा है वो आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल, इवन संसद का या लोकसभा का खुद का चैनल जो है उसने भी यह वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें भी आपको सेंट्रल विस्टा मिल जाएगा। हम अपनी संसद के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। संसद के भौतिक जो अवस्था है, भौतिक जो स्वरूप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो संसद एक मूर्त रूप है, अमूर्त रूप नहीं है, किंतु सरकार, हमारी जो सरकार है वो अपने आप में क्या है, एक मूर्त रूप नहीं है, वो अपने आप में एक अमूर्त रूप है। आप सरकार को, व्यवस्था को, इनको क्या छू नहीं सकते, बस इनका आकार देख सकते हैं। संसद जो है वो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये सदन है, आप इन सदनों को देख सकते हैं, लेकिन आप लोकसभा या राज्यसभा जिन मेंबर्स से मिलकर के बनती है आप उनको देख सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये क्या है, एक अमूर्त रूप है। तो हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे संविधान के अंदर भाग 5 के अंदर पहला ही अध्याय है, अनुच्छेद संख्या 52 से 62 तक। हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।